क्या हुआ आनंद भैया, आप इतने चिंता में क्यों हैं? पाठक बाबा के पास हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। सो तो है गौरी, लेकिन पहले पाठक बाबा को तो आ जाने दो। सबसे पहले हम उनसे यही प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछोगे भाई? अरे जोहार जोहार। सबसे पहले शुरू करते अपना आज का ये कार्यक्रम, फिर सुनते हैं तुम्हारी समस्या। क्यों? जोहार जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह देओल। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। आम के मंजरों में कीटनाशकों के प्रयोग में बरतें सावधानी। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि वैज्ञानिक आज जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। राज्य कृषि विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद का खेतों में इस्तेमाल के तरीके, खाद निर्माण के प्रशिक्षण के साथ जैविक खाद निर्माण को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले किसानों को अनुदान भी मुहैया कराती है। आम के मंजरों में कीटनाशकों का प्रयोग काफी सोच समझकर करना चाहिए। अनावश्यक रूप से कीटनाशकों के प्रयोग से मित्र कीटों के भी मर जाने की संभावना रहती है, जिससे परागन क्रिया प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो जाता है। आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि आम के वृक्षों पर कीटनाशकों का सही प्रयोग कैसे करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी आम का मंजर खिल रहा है या आने वाला है, नहीं खिला है। इस वक्त जब फूल खिल रहा होता है उस वक्त किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा का स्प्रे नहीं करें। इससे मित्र कीट का मर जाते हैं और परागन ठीक से नहीं हो पाता है और फलन कम होता है। यदि सिंचाई सुविधा हो तो वर्तमान समय में यानी मार्च से लेकर मई तक किसान ओल की फसल लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। सिंचित अवस्था में ओल की फसल से अच्छी उपज पाने के लिए किसान गजेंद्र, श्री पद्मा और संतरागाछी नामक प्रभेद लगा सकते हैं। गजेंद्र, श्री पद्मा और संतरागाछी ओल के बेहतर उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। बलुई, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो मार्च से मई तक इसकी बुआई करनी चाहिए। बुआई से पूर्व कंदों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। प्रति हेक्टेयर 50 से 100 कंदों की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल ओल प्राप्त किया जा सकता है। बकरी पालक अपने पाले हुए बकरियों में यदि ये लक्षण पाते हों, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाना, होठ में छाले पड़ना, दस्त होना और आंखों में गंदगी होना, तो ये लक्षण संभवतः पीपीआर रोग के लक्षण हैं। यह रोग बकरियों में ना हो और यदि रोग लग जाए तो इससे निजात कैसे पाएं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई जो हमारे छोटे पशु में जो बकरी पालते हों, उन्हें बकरियों के भी उत्पादन क्षमता के साथ साथ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि बकरियों में एक प्रकार का जो विषाणु जनित रोग है वो पीपीआर होता है। पीपीआर के लक्षण में आप देखेंगे कि बकरियों के होंठ में छाले पड़ जाते हैं, आंख में कीची हो जाती है, दस्त होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये स्थितियाँ हो तो समझ जाइए कि उसे पीपीआर का रोग हो गया है। इस रोग से बचाव के लिए उन्हें पीपीआर का टीका जरूर लगवाना चाहिए। ये पीपीआर का टीका अगर मेमना हो तो उसे 3 से 4 महीने की आयु पे पहला टीका होता है, उसके बाद उसके 6 महीने के अंतराल पर उसका दूसरा टीका होता है। इस टीके की मात्रा 1 ml जो है सो उसे चमड़े के नीचे दिया जाता है और ये इसको बना के दिया जाता है। बाजार में ये टीका उसके पानी और उसके सूखे पाउडर के रूप में उपलब्ध रहता है। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर रूपी रासायनिक दवाओं का फसलों पर छिड़काव
हाथों द्वारा करने पर बहुत तरह की समस्याएं आती है और दवा एक समान फसल पर बिखरता भी नहीं। इस कार्य को इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता से करने पर दवा बर्बाद भी नहीं होती और हाथों द्वारा छिड़काव से होने वाली परेशानियों से भी किसान का बचाव होता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल उन्होंने कैसे पाई। मैं खेती कर रहा हूँ कम से कम 95-90 से लगभग। तो खेती में हमको बहुत सा फायदा भी होता है। तो खेती करके हम अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। अभी बीए कर रहा है मेरा बड़ा लड़का, उसका छोटा लड़का अभी मैट्रिक बोर्ड लिखा था। उसके प्लस हम लोग के खेती से बहुत तरह तरह के मतलब फसल हम लोग लगाते हैं। जैसे हुआ अभी आलू कोड़ा किए, अभी सब्जी का पूरा टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दू ये सब के गाछी कर रहे हैं। खीरा का लगाने के भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी आई है। अन्य अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दाम बढ़ने के आसार हैं। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार नहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए और प्याज न्यूनतम 1300 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने जाना मंडी भाव, मौसम की हालचाल, साथ में कृषि के नए नए तकनीक के बारे में भी आपको जानकारी मिली। अब आनंद भाई, आपको पाठक बाबा से जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। हाँ गौरी। पाठक बाबा। हाँ आनंद, तुम्हारी समस्या हम बाद में सुनेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। और आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है। हाँ तो आनंद, पूछो क्या है तुम्हारी समस्या? पाठक बाबा, हमारी समस्या का समाधान तो हो जाएगा, बस खाली इतना बता दीजिए कि हम अपनी दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आनंद है।
हम अपने दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील प्रसाद सिंह जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणी। किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन भी करते हैं, जिनमें प्रमुख दुधारू पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैज्ञानिक तकनीक से दुधारू पशुओं की देखभाल से हम अपने पशुओं से बहुत सारा दूध उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दुधारू पशुओं में देसी और संकर नस्ल की गायों का पालन ज्यादा होता है, जिनमें संकर नस्ल के गायों की सही देखभाल से बहुत ज्यादा दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वातावरण के अनुकूल ही नस्लों का चुनाव करना लाभदायक होता है। आमतौर पर थन की जांच से हम दुधारू पशुओं का चयन कर सकते हैं। जिन गायों का थन का चमड़ी पतली हो तथा आगे थोड़ा और पीछे ज्यादा चौड़े थन हो, उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। इन गायों में गर्भाधारण उपरांत दूध की मात्रा में ज्यादा बढ़ोतरी होती है। दुधारू पशु के बारे में सबसे पहले आपको हम किसान बंधुओं को बताना चाहते हैं कि उसमें 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। उसका सबसे पहले चीज़ है कि सिलेक्शन, मतलब चुनाव हम कैसे करेंगे दुधारू पशु कौन है। तो सिलेक्शन हम अगर उसका करते हैं दुधारू पशु का, तो हम सिलेक्शन के लिए हम उसको 2-3 चीज़ हम देखते हैं उसका, कि जैसे किस नस्ल की है, दुधारू नस्ल की है कि नहीं है। दुधारू नस्ल अगर है, मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोगों के पास दुधारू नस्ल जो सबसे उन्नत नस्ल माना जाता है, संकर नस्ल की जर्सी और फ्रीजियन, 2 नस्ल मुख्य रूप से चलता है। या हम लोगों का जो देसी में जो दुधारू नस्ल है, जैसे साहिवाल हो गया, रेड सिंधी हो गया, तो इस तरह का नस्ल का हम चुनाव करते हैं। वो हम अपना आवश्यकता के हिसाब से उसका कैसे हम कर पाएंगे किसान बंधु को, उसको चुनाव करना है। वो भी आप जब लेते हैं तो उस समय डॉक्टर से थोड़ा सा संपर्क कर लीजिए कि हम इस वातावरण में कैसे उसको पाल पाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है उसके साथ कि आप जैसे गाय को लाते हैं तो गाय को पहचानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका थन वगैरह जब खरीदते हैं तो उसको देखना चाहिए कि थन उसका ठीक ठाक है कि नहीं, चारों थन आप देख लीजिए साफ़ है कि नहीं। इसके बाद उसका जो दुधारू नस्ल का पहचान है कि उस नस्ल में भी उसका जो है आगे का पोर्शन थोड़ा सा हल्का रहेगा और पीछे का पोर्शन चौड़ा रहेगा, और उससे हम उसका चुनाव कर सकते हैं कि रियल में ही दुधारू जानवर होगी। उसका चमड़ी पतला होगा और पीछे का पोर्शन जो है, जिसके बोलते हैं पीछे पोर्शन में एक देखेंगे एक पट्टी होता है जिसको बोलते हैं कि दूध का दर्पण, उसको जो है उसको देख करके खरीदना चाहिए। नस्ल के चुनाव के बाद गायों की आवास व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। आवास का शेड 8 से 10 फीट ऊंचा रखना चाहिए तथा यह स्थान न ही ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए। आवास के फर्श को चिकना नहीं खड़ंजानुमा बनाना चाहिए, जिससे दुधारू पशुओं को खड़ा रहने में सुविधा हो सके, और समय समय पर फर्श को साफ करते रहना चाहिए। रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसको शेड बनाइए। शेड बनाने में देखना चाहिए कि हमको ज़्यादा वहाँ पर ना तो गर्मी पड़े ना तो ज़्यादा ठंडा लगे। अगर उसके लिए उस तरह से थोड़ा 8 फीट से 10 फीट की ऊंचाई पर बनाइए। सबसे बड़ा जो अभी हम देख रहे हैं गांव देहात में जो देखते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि आदमी जो शेड, किसान बंधु जो शेड बनाते हैं उसमें बहुत चिकना बना देते हैं, मतलब प्लास्टर वगैरह कर देते हैं या सीमेंट बालू का ही दिए लेकिन पूरा चिकना बना देते हैं। तो उनको हम कभी नहीं कहेंगे कि उस तरह का बनाइए। थोड़ा सा स्टेप दीजिए उसमें, ताकि जैसे पैर अगर पेशाब वगैरह करती है, गोबर वगैरह लगता है उसमें, तो उसका पैर स्लिप करता है, जिससे कि हम देखें हैं कि कभी किसान का लंबा डिसलोकेशन हो जाता है बोन का, जिसके चलते हड्डी उसका फैल जाता है और गाय नहीं उठ पाती है। तो उस केसेज में हम यही कहेंगे कि उसको जो है थोड़ा सा स्टेप दे दीजिए, जैसे एक ईंटा के टाइप खड़ंजा हल्का सा दे दीजिए, ताकि वहाँ पर उसका पैर अगर जाए तो वहाँ पर रुक जाए। आवास के बाद दुधारू पशुओं में आहार व्यवस्था किस प्रकार की जाए, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। हरा चारा, पुआल की कुट्टी के अलावा विटामिन और मिनरल मिक्सचर देना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें दाना मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। दाना मिश्रण का संतुलित मात्रा में प्रयोग और दैनिक आहार में उपयोग से हम हमारे दुधारू पशुओं को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। दाना का मिश्रण बनाते समय मकई का 50%, गेहूं या चौकर का 20%, दाल की चुन्नी का 15%, खल्ली जिसमें बादाम की खल्ली 15% और आयोडीन नमक का 1% भाग का मिश्रण तैयार कर दुधारू पशुओं को मिनरल मिक्सचर के रूप में प्रतिदिन 1 केजी देना चाहिए। दूध के लिए प्रत्येक 3 लीटर पर 1 केजी दाना मिश्रण बढ़ाना चाहिए, और गर्भधारण के समय 2 केजी दाना मिश्रण को बढ़ा देना लाभदायक रहता है। 7 महीने के गर्भ के दौरान थनों के विकास के लिए 2 केजी दाना मिश्रण अलग से देना चाहिए। दाना में हम उसका मकई मुख्य रूप से 50% आप दे सकते हैं, 20% मतलब जो है गेहूं का दर्रा दे सकते हैं, गेहूं का चोकर बोलते हैं जिसको। इसके बाद जो है दाल का चुन्नी दे सकते हैं 15%, जो है 14% आप जो है
इसमें खल्ली दे सकते हैं, सरसों का खल्ली या बादाम का खल्ली या तीसी का खल्ली। फिर 1% जो है आयोडीन नमक दे सकते हैं और ऊपर से 1% जो है कोई भी मिनरल मिक्सचर आप दे सकते हैं। ये उसका प्योर डाइट, उसका डाइट का ये हो गया। इसके बाद हम जैसे कि गाय को 2 kg जो है 1.5 से 2 kg शरीर के विकास के लिए हम देते हैं प्रत्येक दिन, और इसके बाद उसके दूध के लिए प्रत्येक 3 लीटर दूध पर 1 kg दानों को हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे दाना देते हैं उतना बढ़ाएंगे। फिर जब गाय हम देखेंगे कि 2 महीने मतलब इस तरह से देते जाएंगे। जब देखेंगे गाय अगर 2 महीना हो गई पाल नहीं खाई है तो फिर उसको बोलते हैं हम हीट राशन। तो हीट राशन हम 2 kg उस दाना को बढ़ा देंगे। तो गाय देखेंगे कि समय पर 3 महीना के अंदर गाय मतलब पाल खा गई। तीसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ है कि जब गाय अगर प्रेग्नेंट गाभिन रह गई तो 7 महीना गाभिन अगर हो गई तो फिर हम उसको इस शेड्यूल के अलावा वो तो हम जो गर्म का राशन जो दिए थे उसको तो बंद कर देंगे। पाल खाने के बाद 2 की जो एक्स्ट्रा बढ़ाए थे वो ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर 7वां महीना जब गाभिन हो जाएगी तो 7वां महीना में बोलते हैं कि उसको थन के विकास के लिए 2 kg जो है उसको दाना अलग से हम देते हैं। जानकारी के अभाव में कभी कभी दुधारू पशुओं में बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें गला घोटू, बीटू और खुरहा चपका रोग प्रमुख है। अतः इन रोगों से बचने के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक से इलाज कराना तथा समय पर टीका दिलाना हमारे पशुओं को इन रोगों से बचा सकता है। इन्हीं सब वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर हम अपने दुधारू पशुओं की संपूर्ण रूप से देखभाल कर दूध उत्पादन में बढ़ोतरी कर बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। बीमारी का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप बीमारी से पहले उसका बचाव के लिए करना चाहिए, जिसको कि बचाव हम टीका के माध्यम से कर सकते हैं। जो कि आज के समय में सब तरह का टीका, मुख्य रूप से जो HS जो गला घोटू है जिसको HS कहते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बीमारी बोलते हैं उसको। दूसरा, इसका भी वैक्सीन जो है साल में 1 बार पड़ता है, सरकारी दर पर 2 रुपये दर पर प्रत्येक जानवर का उपलब्ध है। दूसरा है BQ जिसको बोलते हैं पोचे पिलिया बीमारी का बोलते हैं, उसका भी मतलब उपलब्ध है, वो भी साल में 1 बार पड़ता है। तीसरा सबसे बीमारी जो खुरहा चपका बीमारी है, इसका भी वैक्सीन जो है 6 महीना पर प्रत्येक 6 महीना पड़ता है। वो भी सरकार के यहाँ भी सब जगह हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वो भी 2 रुपया उसका मात्र सरकार किसान के इस पर उपलब्ध है। उसको भी साल में 2 बार 6 महीना के अंतराल पर उसको दिलाना चाहिए। हाँ आनंद भाई, अब आपकी सारी चिंता दूर हो गई ना? हाँ गौरी, हम जानकारी के अभाव में अपने दुधारू पशुओं की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाते थे। हमारे पास एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। हम लेते ही विराम और आप देखिए ये संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है, तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। कहा कृष्णा, कल काहे नहीं आए थे? काहे में मालिक? का है ढेर चर्बी चढ़ गया का? अरे कहा रे बल्लो, काहे डांट रहे हो? देखिए ना भैया, कृष्णा कल काम पर नहीं आया था। अरे तेरा बाप का खेत है, जब मन किया है, जब मन किया नहीं है। मालिक, बेटे को बुखार हो गया था मालिक, उसको दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे मालिक, इसलिए नहीं आ सके मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं। तेरा पगार से पैसा कटेगा। बल्लो, हट नहीं है पैसा, चल। कृष्णा, मास्टर जी आप? अरे तेरे पास तो अपना खेत है ना, फिर तू जमींदार के खेत में मजदूरी क्यों करता है? काहे का खेत मास्टर जी, छोटका सा तो खेतवे है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, वो खाने ही में खत्म हो जाता है। सुन कृष्णा, तुम्हारा खेत इतना ही छोटा है तो तू उसमें मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन? हाँ, तू अपने खेत को खुदवाकर उसे छोटे तालाब के रूप में तब्दील कर दे और उसमें मछली पालन कर। मछली पालन में बहुत पैसा है, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी।
ये तो ठीक कहा मास्टर जी। अब दूसरों के खेत में काम करना बंद और मत्स्य पालन शुरू। अच्छा पाठक बाबा, आप वो कौन सा महत्वपूर्ण जानकारी हमें दिलाने वाले थे? क्या तुम लोग 3 सतही सब्जियों की खेती कैसे करें इसकी जानकारी लेना चाहोगे? 3 सतही सब्जियों की खेती? तो आओ 3 सतही सब्जियों की खेती कैसे करें इस बारे में जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सनत कुमार सेवैया जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे 3 सतही सब्जियों की खेती के बारे में। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सनत कुमार सेवैया जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमने विषय लिया है 3 सतही सब्जियों की खेती के बारे में, तो ये 3 सतही सब्जियों की खेती कैसे करेंगे? ये तो एक अनूठा टाइप का जी जी जी। हम लोग अभी तक जान रहे थे कि सतह में अगल बगल या मिश्रित खेती करते थे, है ना। जैसे आप यहाँ गोभी लगाए, यहाँ टमाटर लगाए उसके बगल में, तो ये हुआ एक सतही, है ना, या तो मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं या तो आपको मिश्रित खेती बोलते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अगल बगल से नहीं है, हम लोग ऊपर नीचे भी खेती करेंगे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं 3 सतही खेती। ध्यान इसमें क्या करना है कि आपको जैसे गर्मी में क्या होता है कि जैसे आपका 40 डिग्री से जो टेम्परेचर ऊपर जाता है तो मेरा फलन रुक जाता है ना। तो इसको ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ थोड़ा छायादार जगह खोजते हैं कि वहाँ पर उतना टेम्परेचर नहीं भागे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे गर्मी में खासकर, तो गर्मी में क्या करेंगे हम लोग लत्तेदार सब्जी लेंगे, हैं। तो लत्तेदार सब्जी को लेते हैं तो क्या करेंगे, उसको ऊपर मचान में चढ़ाते हैं। मचान में ऊपर आपका चढ़ेगा तो नीचे आपका शेड बन जाएगा। उस शेड में हम कोई भी टमाटर लें, मिर्चा लें, बैगन लें, कोई भी सब्जी लें, वहाँ भी हम मिश्रित खेती कर देंगे, है ना। जैसे अभी हम 3 चीज़ बोलते हैं तो इसको हम लगा दिए नीचे। ऊपर में आपका कद्दू या करेला जो भी लत्तेदार है उसको लगा दिए। अब उसके अलावा ये तो हो गया आपका 2 सतही हो गया। अब आप चाहें तो 3 सतही भी बना सकते हैं इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बीच बीच में हम पपीता लगा देंगे। पपीता आपका बढ़ के ऊपर पार हो जाएगा, तो ऊपर में आपका पपीता हो गया, बीच में आपका लत्तेदार सब्जी हो गया, कद्दू करेला, है ना, और नीचे आपका टमाटर बैगन मिर्चा, इस तरह से हो गया 3 सतही खेती। तो एक ही जगह में, कम जगह में ही मेरा बहुत सारा सब्जी हो जा रहा है। और अगर लत्तेदार लगा रहे हैं तो जैसे घड़ा में हम लोग खेती करेंगे। घड़ा मतलब सुराही के किनारे किनारे हम लगा दिए हैं लत्तेदार सब्जी, वहाँ से हम मचान में चढ़ा दिए हैं। वो चढ़ के आपका बीच वाला सतह में फल दे रहा है। और इसी तकनीक को जो घड़ा वाला बोले, सुराही वाला, उसी में हम किनारे किनारे टमाटर भी लगा सकते हैं, बैगन भी लगा सकते हैं, मिर्चा भी लगा सकते हैं। ये आपका निचला सतह में ये खेती हो रहा है। ऊपर में आपका बीच वाला सतह में आपका जो लत्तेदार सब्जी हो रहा है, और ऊपर में आपका पपीता हो रहा है। जी हाँ, फल वृक्ष लगा सकते हैं। सनत जी, ये बताएं, ये तो आपने बता दी तकनीक किस तरह से उपयोग करेंगे, लेकिन इसकी खेती करने के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखेंगे हमारे किसान भाई? इसमें खास सावधानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वही आपका पानी जितना आपका उपलब्ध है उसी अनुसार से उसको रखें। अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा है तो इसको आराम से कर सकते हैं, थोड़ा कम है तो आपके सब्जियों की संख्या थोड़ा कम करनी पड़ेगी। अब बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई की व्यवस्था क्या होनी चाहिए ताकि तीनों पौधों को या तीनों जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं उन सबों को सिंचाई मिल सके? पानी कम खर्च करने के लिए इसका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपका वहाँ जो आप शेड पड़ेगा, छाया पड़ेगा, तो जो पानी हम दिए हैं जल्दी उड़ेगा नहीं, है ना, नमी बने रहेगी ज़्यादा दिन तक। और हम घड़ा का भी उपयोग कर रहे हैं, सुराही का भी उपयोग कर रहे हैं। तो सुराही में आपका बहुत कम खर्च आएगा, है ना, और पानी खर्च भी बहुत कम होगा। बहुत मतलब एक बार जब भर दिए तो सुराही में आपका 4 से 5 दिन वो रहेगा पानी। हम डेली सिंचाई करते हैं, उसके जगह पे आप 4-5 दिन में सिर्फ एक बार
घड़ा जितना है उतना ही हमको पानी देना है। तो इस तरह से मेरा बचत भी हो जा रहा है। उर्वरक का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ लतेदार सब्जियां हैं, जी जी, कुछ जो जमीन में उगती है वो सब्जियां और कुछ फल वृक्ष भी हैं, तो इन सबों के लिए क्या मात्रा होनी चाहिए और कैसे इसका प्रयोग करेंगे? जी, इसमें क्या है, हम सुराही में कर रहे हैं ज़्यादातर खेती, है ना। तो सुराही में हम कर रहे हैं तो उसका अगल बगल हम गोबर खाद देंगे, जैसे हल्का मिट्टी और गोबर खाद मिला के दोनों को बराबर मात्रा में देंगे। इसके अलावा अगर आपको रासायनिक खाद देना होगा तो चुटकी भर देना है। मान लीजिए यूरिया दे रहे हैं तो चुटकी भर उसमें दे देंगे। जो भी हम इसमें देंगे वो 1% से 1.5% का आपका घोल होना चाहिए जब रासायनिक खाद देते हैं, हैं। तो उस अनुसार से आप उसमें दीजिएगा, पानी में दीजिएगा और बाहर में नहीं देना भी पड़ेगा। रासायनिक खाद मिट्टी में नहीं देना होगा, आपको पानी में देना है, वहीं से आपका पौधा को मिल जाएगा। सनत जी, चलते चलते आप बताएं कि खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार हमारे किसान भाई करेंगे? जी, खरपतवार का तो आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको चारों तरफ पानी नहीं फैला है तो चारों तरफ खरपतवार नहीं होगा। जहाँ पर थोड़ा नमी है वहीं पर खरपतवार हो सकता है, तो उसको हाथ से भी अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कहीं बड़ा एरिया में लगाए हैं तो निकौनी करने के लिए आजकल रसायन भी आ गया है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, सनत जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी 3 सतही सब्जियों की खेती के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सनत जी द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। सनत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। सचमुच आनंद भैया, पाठक बाबा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। आखिर पाठक बाबा जो है आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय कृषि से संबंधित नई नई जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। और आपसे विदा लेने का समय आ गया है और आप हमारा पता लिख लें। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन कोड संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।